हेलो कमर्शियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसमें बात करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चैप्टर है, ना कि सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए, आपके एक माइंडसेट, आपके दिमाग को विकसित करने के लिए अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको अंतर समझ आएगा कि ह्यूमन और ह्यूमन रिसोर्स में क्या अंतर होता है, ह्यूमन से कैसे हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं लोगों को, उनको स्किल वगैरह सिखाकर। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं समझता हूं इंडियन इकोनॉमी में अगर है तो उनमें से ये एक चैप्टर है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी रेगुलर वीडियोस में आपका कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस आउट ना हो, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, इसीलिए बेल आइकन को भी जरूर दबा के रखिएगा। बच्चा, आज शुरू करते हैं अपने नए चैप्टर को जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। कैसे हम ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए। बच्चा, सबसे पहले आज इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं जरा उनको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डिटर्मिनेंट और सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चा, क्या क्या रोल रहने वाला है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में, याद रखिएगा। देखिए बच्चा, क्या कह रहा है, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपर्टाइज ऑफ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जब एक नेशन में कितनी रिसोर्स या कितने ह्यूमन स्किल्ड हैं, मतलब उनके अंदर एक कोई कौशल है और वो उस कौशल में पूर्णतः निपुण है, अर्थात दे आर वेल वर्स इन देयर स्किल, और वी कैन से दैट दे हैव अडॉप्टेड अ काइंड ऑफ एक्सपर्टाइज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। दीज आर नोन एज ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। क्लियर है? अगली चीज क्या कह रहा है, इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर, वर्कर, ऑल टाइप हु एंगेज्ड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी या प्रोडक्शन एक्टिविटी। समझिए, जितने भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, देखिए पहली चीज बच्चा, इन सब के अंदर एक स्किल है। देखो बच्चा, जैसे डॉक्टर होता है उसके अंदर एक स्किल है, वो नब्ज को पकड़ के आपकी बॉडी को चेक करके बता सकता है कि आपको क्या बीमारी है। इंजीनियर मशीनों को खोल के क्या समस्या है या बनाना, नए नए इवोल्यूशन करना, एक स्किल का काम है या नहीं। सीए हैं, सीएस हैं, ये सब जितने भी प्रोफेशन में जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई स्किल है, या वह लोग जो किसी प्रोडक्टिव वर्क में इंगेज्ड हैं उनके पास कोई स्किल है, वह हमारी ह्यूमन कैपिटल है। क्या है बच्चा? ह्यूमन कैपिटल। अब जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं को सिर्फ समझे, बाकी जो ना, अगर आपके अंदर गाड़ी चलाने का हुनर है, यानी कि आप प्रॉपर वेल वर्क ड्राइवर हैं, तो आप भी एक स्किल्ड वर्कर ही हैं, क्योंकि कार चलाना या ड्राइव करना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। अगर आप राजमिस्त्री हैं, मतलब जो प्लास्टर वगैरह करते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनके अंदर भी तो भाई दीवार कैसे खड़ी होगी, कितनी मजबूत रहेगी, कितनी पोजीशन में सीमेंट मिलाना है, मसाला लगाना है, ये सारी चीजें एक आर्किटेक्चर करता है या एक सिविल इंजीनियर करता है या नहीं करता, तो उनके अंदर भी एक स्किल्ड है या नहीं है, हाँ या ना। तो इन सबको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्या कहते हैं बच्चा? ह्यूमन कैपिटल। आगे देखिए, कैपिटल क्लियर। अब बात करते हैं कि कैसे ह्यूमन कैपिटल बनाई जा सकती है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। देखिए बच्चा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या एक प्रोसेस है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन को किस तरीके से स्किल और एक्सपर्टाइज करके एक पर्टिकुलर फील्ड में ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सके। अब ह्यूमन कैपिटल कोई मंगल ग्रह से आने वाला एलियन नहीं है, या कोई ऐसे इंजेक्शन नहीं आता, हाँ भैया जरा एक इंजेक्शन लगा दो जिससे हम ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बन जाए, नहीं। कोई हुनर आपके अंदर इंजेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि आप उस हुनर को बार बार प्रैक्टिस करके, सीख के प्रैक्टिस करके अपने आप को और ज्यादा एक्सपर्टाइज बनाकर उस हुनर में वेलवर्स होते हैं, तब कहा जाता है कि हाँ आपके अंदर एक स्किल्ड है। क्या कह रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। एक समय के अंतराल में ह्यूमन स्टॉक या ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में कितनी इंक्रीमेंट आ रही है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सपोज जब एक साल शुरू हुआ, जैसे कह रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ 2018 देयर वर द 10,000 ह्यूमन, एंड एट द एंड ऑफ 2018 या इन द बिगिनिंग ऑफ 2019 there are 12,000 skilled worker, it means the human capital formation is 2,000 वर्कर। क्लियर है बात? समझ आया ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस।
कितने लोग स्किल्ड हो रहे हैं। अब देखिए, आपको एक चीज समझनी चाहिए बच्चा, शिक्षा से कोई भी स्किल्ड नहीं होता है। और बदकिस्मती से हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये तो हमें कोई स्किल्ड सिखाता भी नहीं है। हाँ या ना? आपने स्कूल लाइफ में सबसे ज्यादा समय दिया होता है भाई। आप पीजी, नर्सरी, यूकेजी, 3 साल ये छोटी क्लासेज और फिर फर्स्ट से 12th, यानी कि 15 साल अपनी जिंदगी का बच्चा स्कूल में देता है। क्या स्कूल इन 15 सालों में उस बच्चे के अंदर एक ऐसा हुनर डेवलप कर पाता है जिससे वो आफ्टर कंप्लीटिंग 12th, इंटर करते ही बाहर जाके अपने आप को हैंड टू माउथ बना सके, मतलब कमाने योग्य, हाथों में एक ऐसा हुनर हो कि उसको परफॉर्म करे और अपनी जीविका कमा सके? नहीं। ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमारे भारत में एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई स्किल्ड का कोर्स नहीं है जो आपके अंदर एक स्किल डेवलप कर सके। ऐसा कोई वोकेशनल कोर्स नहीं है या नहीं? ग्रेजुएशन होने के बाद लोग कुछ बने या ना बने, वो एक चीज जरूर बनते हैं, वो होता है बच्चा बेरोजगार। फिर उसके बाद वो चल के क्या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी पढ़ते रहते हैं। लेकिन इतना पढ़ने के बावजूद भी बच्चा यूथ में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का जो आपको एक स्किल्ड ना दे सके? ये एक हमारी एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। शायद इसी को समझते हुए गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी डेवलप करी। अब गवर्नमेंट ने कहा कि बच्चा वो सब्जेक्ट पढ़ेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है, साथ ही साथ आपको एक ऐसा सब्जेक्ट रखना है जिसमें आपके हुनर या आपके अंदर एक कौशल का विकास किया जा सके। आप सभी 12th में हैं, अगर आप लोगों ने 12th की डेट शीट देखी हो तो आपको दिखेगा कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिनका आपने कभी नाम नहीं सुना है। जी हाँ, हेयर कटिंग से लेके फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज तक के सेपरेट पेपर्स हैं। मतलब अब देखो, अगर आपको एक सेकंड लैंग्वेज आती हुई तो कुछ नहीं किया तो आप एटलीस्ट ट्रांसलेटर बन सकते हो। हाँ या ना? हेयर कटिंग, डाइंग, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो सोच के आप लोगों ने पहली बार डेट शीट देखी, ये भी पेपर होता है। ब्यूटी पार्लर का कोर्स होता है। बच्चा देखिए, ये सभी कोर्स इसलिए हैं ताकि आपके अंदर एक स्किल डेवलप किया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ पर जितने स्कूल हैं उन स्कूलों में इन सब सब्जेक्ट को रखा ही नहीं जाता है। मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा नहीं, इंडिया में चलने वाले टोटल सीबीएसई बोर्ड के अंडर के जो स्कूल हैं उसमें मोर देन 40 से 50% स्कूल ऐसे होंगे जिस स्कूलों में वो ह्यूमैनिटी रखते ही नहीं थे। मतलब आर्ट साइड को उन्होंने अब इंट्रोड्यूस कराया है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नहीं तो इससे पहले वो सिर्फ साइंस और कॉमर्स ही रखते थे। क्या आर्ट साइड एक पढ़ने योग्य सब्जेक्ट नहीं है? क्या हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, जिनसे हमें अपने इतिहास, अपना प्राचीन भारत की नॉलेज मिल रही है, क्या वो पढ़ने योग्य नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा स्कैम हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में चल रहा है। सीबीएसई ने ऐसे सब्जेक्ट रखे जिनसे आपके अंदर एक हुनर डेवलप हो, लेकिन उनके अंदर जो स्कूल एफिलिएट हुए उन्होंने मक्कारी दिखाई। आपको एक स्कैम बताता हूं कि स्कूल में टीचर्स को रखा जाता है, डेमो वगैरह हुआ, उसके बाद टीचर से बार्गेनिंग करी जाती है सैलरी में। आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है? अब मान लो आपने कहा कि सर 20,000, वो आपको गिरा गुरु के 10 से 12,000 में एज अ टीचर अपॉइंट कर लेती है। ज़्यादातर उन स्कूलों में जो छोटे लेवल पे सीबीएसई बोर्ड में एफिलिएट हो गए, ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं है, जैसे डीपीएस वगैरह, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, उनमें ये बहुत ज़्यादा स्कैम चलता है। अब क्या किया उन्होंने? आपको 12,000 में अपने स्कूल में अपॉइंट कर लिया। 11-12 को पढ़ाने में, जैसे अगर हम कहें कि सीबीएसई बोर्ड ने मिनिमम सैलरी डिसाइड कर रखी कि आपको 20,000 पे करना है या 25,000 पे करना, तो वो क्या कहेंगे कि आपके अकाउंट में सैलरी हम 20,000 या 25,000, जो भी गाइडलाइन है सीबीएसई की, उसी के अनुसार भेजेंगे। पर आप हमें निकाल के हर महीना इन कैश, मतलब आपके अकाउंट में 20,000 आए, टीचर के अकाउंट में स्कूल ने भेजे, फिर टीचर ने 20,000 में से 8,000 उनको जाके वापस कर दिए, 12,000 अपनी सैलरी के लग दिए। अब देखिए, सीबीएसई के अनुसार वो एक प्रॉपर वेज रेट पे टीचर को हायर करे हुए हैं। दूसरा, यहाँ पर वो अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं, दिखा ज़्यादा रहे हैं, और बाकी पैसा उनसे कैश में लेके एक ब्लैक मनी का काम भी अपने पास पैसा रिजर्व में रख रहे हैं। देना तो टीचर को चाहिए, लेकिन वो अपने पास रख रखते हैं। और ऐसा बहुत सारे स्कूलों में सीबीएसई के चल रहा है। दूसरी चीज, और जो टीचर्स हैं जो आजकल स्कूलों में पढ़ाने जा रहे हैं, भाई जो 12-15, एक अच्छा टीचर जो प्रॉपर सीटेट, टेट, पीजीटी, टीजीटी क्वालिफाइड टीचर होंगे, वो अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे और फिर वो 10-12 हज़ार में स्कूलों में पढ़ाना प्रेफर नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, बीकॉम पास या जो बीकॉम कर रहे हैं, ऐसे टीचर स्कूलों में हायर कर लिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब खुद समझिए कि जो सीबीएसई की एक पे स्केल है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए रखा होगा, हाँ या ना? पर ये लोग ऐसे ही किसी को भी सस्ते में जो मिल जाए टीचर बना के अपॉइंट कर। अब वो क्या पढ़ाएगा स्कूल में बंदा? फिर वो एक दिमाग लगाता है क्या
कि स्कूल में 8,000 10,000 में पकड़ लो, फिर जाओ और भैया उस स्कूल के बच्चों को हैरेस करो कि तुम मेरे पास कोचिंग पढ़ने आओ। मजबूरन बच्चों को कोचिंग पढ़ने जाना पड़ेगा, वो वहां से अपनी इनकम जनरेट कर रहा है। कुल मिला के शोषण इधर स्कूल बच्चों का कर रहा है और इधर टीचर जो योग्य नहीं है, स्कूल ने तो उनको दे दिया, अब वो क्या कर रहे हैं, स्कूल से कम मिल रहा। क्या हुआ, अगर हमने बच्चों को कैप्चर कर लिया और अपने कोचिंग में बुला लिया तो हम वहां से ज्यादा कमा लेंगे। अब जो आदमी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है वो कोचिंग में क्या पढ़ाएगा। पर मजबूरी वश 9 10th के बच्चे तो ज्यादातर स्कूल के टीचर के पास इसीलिए कोचिंग जाते हैं कि स्कूल में इंटरनल में सर पास कर देंगे तो अगली क्लास में पहुंचेंगे। हाँ, बोर्ड में ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये एक हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और बच्चा जब ऐसे टीचर शिक्षक ऐसे सिस्टम में जुड़ेंगे तो वो कहां से ह्यूमन कैपिटल को डेवलप होने देंगे, कहां से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होगा, कहां से उनके अंदर स्किल आएंगे जब वो बेसिक एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड करेंगे। अब लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट और सीबीएसई दोनों ही सख्ती से पालन कर रहे हैं, तभी आज बहुत सारे स्कूलों में, मेरे आसपास के क्षेत्रों में ऐसे स्कूल थे जिन्होंने कभी ह्यूमैनिटी को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, अब मजबूरीवश उन्हें ह्यूमैनिटी भी रखनी पड़ रही है। क्लियर है, समझ आई बात। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक से भटक चुके थे, आइए वापस। एक ही कड़वा सत्य है पता है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, बिटर ट्रूथ जिसको हम कह सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, ह्यूमन कैपिटल इज डिफरेंट ऑन फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल। बच्चा ह्यूमन कैपिटल एक डिफरेंट एस्पेक्ट है फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल की अपेक्षा। देखिए फिजिकल कैपिटल जो रिसोर्सेज है, मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, इन सबको हम फिजिकल कैपिटल में कहेंगे। बिजनेस में पैसा जो लगाया, कैपिटल लगाई, वो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है। पर ह्यूमन कैपिटल क्या है, स्किल्ड लेबर। देखिए एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूं। एक मिस्टर शर्मा थे, एक मिस्टर वर्मा थे। शर्मा जी बहुत रईस थे, वर्मा जी बहुत गरीब थे, और दोनों सेम लेवल पे थे, एक साथ ही दोनों दोस्त थे। तो वर्मा रोज भगवान को देखते हुए कहता था, आपने अच्छा नहीं किया, आप पक्षपात कर रहे हैं, आपने शर्मा को ज्यादा दिया, मुझे कम दिया। एंड में क्या, एक रोज भगवान जी किलस गए, उन्होंने प्रलय ले आई और सब कुछ तबाह किया उस क्षेत्र में। मतलब शर्मा को भी रोड पे ले आए और वर्मा तो खैर था ही रोड पे। अब दोनों जीरो लेवल पे थे, शर्मा वर्मा बहुत खुश। भगवान जी प्रकट हुए, उन्होंने दोनों को एक एक शिपिंग रॉड दी कि आज से शर्मा जी आपके पास भी एक शिपिंग रॉड है, वर्मा जी आपके पास भी, इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं है। आपके बीवी बच्चे हैं, है ना, इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं है। अब भगवान ने वर्मा जी से पूछा, वर्मा जी आप खुश हैं, अब सब एक समान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वर्मा जी कहते हैं हाँ प्रभु अब ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों सुबह उठे, शर्मा वर्मा गए फिशिंग करके आए। वर्मा जी ने जाके मछली पकड़ी, जो एक ही मछली दोनों ने पकड़ी, वो जाके वर्माइन को दी, उन्होंने बढ़िया काटी बनाई, वर्मा जी और वर्माइन खा के सो गए बच्चों के साथ। शर्मा जी गए, उस मछली को बेचा, वहां से एक और शिपिंग रोड खरीदी और घर आया और कहा सॉरी आज मैं कुछ आपके खाने के लिए नहीं ला पाया, आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। अब वो सोए। अगले दिन वर्मा फिर गया मछली पकड़ने, पर इस बार बच्चा शर्मा और शर्माइन दोनों मियाँ बीबी गए मछली पकड़ने। दोनों के अंदर स्किल था मछली पकड़ने का, उन्होंने पकड़ी। अब क्या हुआ, एक मछली आज दोनों ने खाई, शर्मा जी ने और शर्माइन ने, और दूसरी को बेच दिया। अब शर्मा के पास ये प्रोसेस रिपीट होता गया और फिर से शर्मा जी फिशिंग कंपनी के हेड बन गए, एक बहुत अच्छा नाम ग्रास्प कर लिया। और वर्मा आज भी रोज जाता था, एक मछली पकड़ता था, खाता था, फिर सो जाता था, फिर अगले दिन जाता था, आता था, खाता था, सो जाता था। अब इस प्रोसेस से आप क्या समझ रहे हैं, देखिए शर्मा जी के अंदर स्किल था, उन्होंने बिजनेस को डेवलप करने का एक आइडिया सोचा, उस स्किल को परस्यू किया, हाँ या ना, लेकिन वर्मा जी वहीं के वहीं थे। दूसरा जो शर्मा जी की वाइफ थी, उनके अंदर भी स्किल था मछली पकड़ने का। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कंपनी बड़ी मशीन, बड़ी टेक्नोलॉजी से नहीं बढ़ती है, कंपनी बढ़ती है ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक से। अगर आपकी रिसोर्स और आपकी ह्यूमन लेबर बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट है ना, तो वो यहाँ से कंपनी के ग्राफ को इस लेवल पे पहुंचा देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके पास कितनी लेबर, कितना कुछ हो, लेकिन अगर वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नहीं है तो आपके यहाँ से चल रही कंपनी को भी यहाँ कम में ले आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। यही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है बच्चा? आगे देखिए, सेकेंड पॉइंट हमसे कह रहा है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहला सोर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का है बच्चा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सरकार को ज्यादा से ज्यादा हेल्थ पर, एजुकेशन पर खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हेल्दी बॉडी नहीं होगी, जब तक अच्छी शिक्षा नहीं होगी, तब तक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की शुरुआत भी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग अ प्रोडक्शन वर्कफोर्स इन द कंट्री। इट इज देयरफॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट टू हैव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल बनाने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए जब आप
स्कूल वगैरह में जाके एजुकेट होंगे, पढ़ेंगे, तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, में बार बार कहता हूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपका माइंडसेट, आपकी वे ऑफ थिंकिंग, आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड चीजों के प्रति चेंज होगा। आपको पढ़ने से ये समझ आएगी कि अच्छा बुरा क्या है, किस चीजों को एनालाइज करने की पावर बढ़ेगी, जिससे आप कल को आगे चल के इजिली ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा बच्चा, मोस्ट फैमिली डिसाइड टू इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इवन व्हेन दे हैव टू रेज अ लोन। अब क्या है, बहुत से परिवार वाले बच्चों की शिक्षा पे खर्च करने से बिल्कुल नहीं कतराते, उन्हें लोन लेके भी अगर खर्च करके लगाना पड़े तो वो लगाते हैं। जैसे मान लो आपने कैट का एग्जाम दिया, आपका IIM क्वालिफाइड हो गया है, अब आपके पास उतना पैसा नहीं है, आपके पास 25-30 लाख रुपए फीस जमा करने के नहीं है, अब सीधा बैंक के पास जाओ, बैंक आपको 100% लोन देगा एजुकेशन। घर वाले इजीली ले लेते हैं कि भाई IIM मिल रहा है तुमको, ये जो लोन है ये तो तुम अगले 2 साल में कमा के फेंक दोगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, इसीलिए एजुकेशन एक प्राइमरी सोर्स है काहे का बच्चा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। सेकेंड अगर हम बात करें, फिर आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। या बच्चा हम कह सकते हैं हेल्दी बॉडी ऑलवेज कंटेन अ हेल्दी एंड वेल्दी माइंड, मतलब एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आपकी बॉडी में जब प्रॉपर डाइट जाएगी ना, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो आपकी माइंडसेट, आपका माइंड चीजों के प्रति ज्यादा एक्टिव रहेगा, प्रोएक्टिव तरीके से काम करेगा, आप चीजों को बहुत इजीली और बहुत क्विकली ग्रास्प कर पाएंगे, हाँ या ना। इसीलिए जिनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ना, वो बहुत जल्दी छोटी सी काम में थक जाएंगे, थोड़ा सा सोचने में सिर दर्द हो जाएगा, माइग्रेन फलानी क्या क्या दिक्कतें आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ बॉडी की अच्छी नहीं है, इसीलिए सरकार हेल्थ पर बहुत ज्यादा खर्च करती है। क्या कह रहा है बच्चा, देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड टू राइज, ही ऐड मोर टू GDP टू द नेशन देन द सिक पर्सन। एक हेल्दी पर्सन GDP में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी, और एक सिक पर्सन की अपेक्षा वो इकोनॉमी को ज्यादा तेजी से सपोर्ट कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखिए ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो क्या कह रहा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग को, ऑन द जॉब ट्रेनिंग helps worker to sharpen their specialized skill. It enabled them to raise level of their efficiency and productivity. जब आप जॉब पे रह के बार बार एक काम करोगे ना, तो उसमें आपके स्किल डेवलप होंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसीलिए कहा जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बच्चा जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे, अच्छी कंपनी में कल को आगे जाके, तो कंपनियां आपकी ट्रेनिंग पर लाखों करोड़ों रुपए अपनी इंप्लॉयज की ट्रेनिंग पर खर्च करती है। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां अपने इंप्लॉयज को ट्रेन होने के लिए, कॉर्पोरेट कल्चर को समझने के लिए टाइम टू टाइम बड़े बड़े बिजनेस कोचेज या कॉर्पोरेट कोच जो होते हैं, जैसे आपने नाम सुने होंगे, विवेक बिंद्रा हुए और आपका संदीप महेश्वरी हुए, या आपका एक शर्मा करके कोई हैं, कि कोई स्पीकर हैं, वो स्टीज वगैरह के कुछ हैं, मेरे को नाम उनका एग्जैक्टली है। इन सबको बुलाती हैं, क्यों? इनकी इतनी फीस है पे करे कंपनी, क्यों? ताकि आपके अंदर एक ट्रेन फीलिंग डेवलप हो सके, आप मोटिवेटेड हो सके, आपके स्किल्ड पॉलिश हो सके। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनी तो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेंड होने के लिए अब्रॉड तक भेजती हैं, आप जाइए वहां से सीख के आइए और फिर यहाँ पर आके हमारी कंपनी के लिए काम कीजिए, ताकि आपकी लर्निंग से हमारे प्रोडक्टिवनेस पर ज़्यादा फर्क पड़े, हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़े, हमारा प्रोडक्शन बढ़े। क्लियर है? आगे देखिए, स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट। बच्चा अडल्ट के लिए स्टडी प्रोग्राम होने चाहिए जिनसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनाई जा सके। क्या कह रहा है? Other than formal education at the primary, secondary and university level, the government and NGO organize study program for adults to make them proficient in their work area. These enhance their productivity and serving as a source of human capital formation. इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब आपने एक योजना का नाम सुना होगा जिसमें भारत सरकार चला रही है, स्किल इंडिया योजना, मतलब कौशल विकास योजना। बच्चे इस योजना के तहत सरकार ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं जिनमें अपने कुछ रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करती है और कंपनी ओनर को कहती है कि आप जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनको स्किल्ड दीजिए, उनको बुलाइए, ट्रेन कीजिए, सरकार आपको पे ऑफ करेगी। आपको दिखाना है कि आपने कितने लेबर अनस्किल्ड थे, उन्हें स्किल्ड बना के कन्वर्ट किया। अब वो कोई भी काम हो, सिलाई, कढ़ाई, रिपेयरिंग, पॉलिश, कोई भी काम हो बच्चा, आपने उनके अंदर एक स्किल डेवलप किया, ये डेटा आपको दिखाना है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो ह्यूमन के अंदर स्किल डेवलप करने का काम कर रहे हैं। अब वो कैसा भी स्किल्ड हो, वो कारपेंटरी हो, वो गिटार बजाना हो, वो सिंगिंग हो, वो म्यूजिक हो,
वो आर्किटेक्चरी हो, कोई भी काम हो, हैंडमेड प्रोडक्ट बनाना हो या हैंडमेड ड्राइंग करना हो या कपड़ों पे सिलाई कढ़ाई करना हो, कोई भी काम हो, बस आप उसे एक प्रोग्राम के थ्रू लॉन्च कीजिए और लोगों के अंदर स्किल डेवलप करने का काम शुरू कीजिए। ये एक बहुत अच्छी योजना है जो भारत सरकार चला रही है। क्या? माइग्रेशन। बच्चा ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। माइग्रेशन कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट facilitate utilization of otherwise inactive skill of the people of it facilitate fuller and better utilization of skill। मतलब क्या कहना चाह रहा समझिए। देखिए ऐसे गांव देहात में बहुत सारी स्किल लेबर पड़ी है जो इनएक्टिव है या जो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग खुद को यूज नहीं कर रही है। तो माइग्रेशन क्या है, उनको माइग्रेट करा के ऐसी जगह पर लेके आइए जहां उनके हुनर की एक्चुअल में कदर हो और उन हुनर को पॉलिश करके उन्हें एक स्किल्ड का नाम दिया जाए और वो आगे चल के अपने काम में एक्सपर्टाइज हासिल करे और देश हित में काम करे, देश के प्रोडक्शन में बेनिफिट प्रोवाइड कराए। माइग्रेशन इन्वॉल्व कॉस्ट। पहला, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही तो पैदल पैदल तो नहीं चले जाओगे लंबा रास्ता तय करने के लिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट। अब आप गांव छोड़ के अगर शहर में आ रहे हैं तो शहर आते ही कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आओ 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 आपको काम पे रख लेगी। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इंटर करते ही मैं जो है सीए का एग्जाम दूंगा। बच्चा आप अगर सीए बन भी गए, हम कह रहे हैं आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर कर लिया, तो भी किसी के अंडर में आपको पहले एक अच्छी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई बड़ी कंपनी ऐसा नहीं अरे आइए आइए सीधा आपको सीए का काम समझना। पहले आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा मार्केट में, ताकि आप सोना बन सके, आपके अंदर स्किल डेवलप्ड हो सके, तब आप लाखों करोड़ों रुपए आराम से सालाना कमाने के योग्य बन पाएंगे। आगे देखिए बच्चा क्या कह रहा है अगला, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। बच्चा लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इंफॉर्मेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। देखिए आज के समय में पेरेंट्स ही टाइम टू टाइम अपने बच्चों को करियर काउंसलर्स के पास ले जाते हैं, स्कूल वाले टाइम टू टाइम स्कूल में सेमिनार्स प्रोवाइड कराते हैं, करियर काउंसलिंग ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं। ये सब क्यों होता है आप समझ सकते हैं? ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके, कभी आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी ना हो। अब आज मेरे पास जितने बच्चे कोचिंग में आते हैं, ये सब अपने आप इंटरनेट पर आए दिन कुछ ना कुछ एक नया कोर्स, एक नई फील्ड सोच के लाते हैं और फिर हमारा दिमाग खाते हैं। हाँ कि भैया ये बताओ। अब कभी कभी ऐसा होता है मुझे खुद नहीं पता, मैं बच्चों से सीखता हूँ ये चीज़ कि अच्छा यार ये भी एक कोर्स है, मैं उसके बारे में फिर रिसर्च करता हूँ, फिर उसके बाद उन बच्चों को बताता हूँ। इंटरनेट आज सबसे बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन गैदर करने का, पर लोग इसको, वही बात है ना, गुड सर्वेंट एंड अ बैड मास्टर। इंटरनेट को ऊल जलूल चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग और गैदरिंग अ इंफॉर्मेशन। आगे देखिए क्या कह रहा है। अब आज के समय में जैसे एक वो ऐप चले ना चैट जीपीटी, वो कितना बढ़िया सोर्स है। आपको अगर कुछ नहीं पता है तो आप एक क्वेश्चन के फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी क्वेरी को उस पर टाइप कीजिए, वो आपको इतना बेहतरीन डेटा, इतना बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है कि आप समझ नहीं सकते। आप एक बार करके देखिएगा, पढ़िए जाके उसके ऊपर। आपको अगर आप किसी चीज़ के लिए डाउट में है कि आपको क्या करियर ऑप्शन चुनना है, तो आपको वो एक एक डेटा बता देगा। अब जैसे मान लो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 12th करने के बाद कॉमर्स से हूं तो बीकॉम करूं या बीबीए, इसके अलावा उन्हें पता ही नहीं है। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी डाली है 1 मिनट सीरीज में। बीकॉम और बीबीए के अलावा या सीए और सीएस के अलावा भी कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बस प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन की। बच्चों को पता ही नहीं है। आज के समय में तो बच्चे इंटरनेट के माध्यम से जो थोड़े बहुत एक्टिव हैं वो सीख जाते हैं या समझ लेते हैं कि ये कोर्सेज भी हैं, लेकिन बाकी लोग तो बेचारे या तो बीकॉम में चले जाते हैं या बीबीए में, बीएफए, बीईई, बीएफएम, बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चों को जानकारी नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि एजुकेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन पर भी बहुत खर्चा करने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द जॉब मार्केट एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग specialized skilled is an important determinant of skill information. It enable people to actualize their productivity potential and accordingly expenditure on information is another determinant of human capital formation. लोगों को अपने स्किल पता है लेकिन ये नहीं पता कि ऐसा स्किल का। अब आप लोगों को मार्केटिंग में एमबीए पता है, आपको फाइनेंस में एमबीए पता है, आपको एचआर में एमबीए पता है, लेकिन आप में से कितने लोगों को ये पता है कि रिसेंटली बोध गया आईआईएम जो है उन्होंने, और एक आईआईएम काशीपुर है, इन्होंने पीजीडीएम एक प्रोग्राम, एमबीए का पीजीडीएम प्रोग्राम लॉन्च किया है,
जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग में भी एमबीए कर सकते हैं अब, क्योंकि देखिए जैसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग बढ़ रही है आजकल लोग ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन पर एडवर्टीजमेंट वगैरह के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाना है, लीड कैसे डेवलप करनी। अब इसका प्रोफेशनल एक कोर्स आ चुका है। अब बताइए कितने लोगों को ये बात पता थी? नहीं, लेकिन आ चुका है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आपको खर्चा करना पड़ रहा है अगर, तो वो खर्चा वेस्टफुल नहीं है। और एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कन्वर्टिंग ह्यूमन इनटू अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए बच्चा आगे क्या कह रहा है, कैपिटल इज मीन्स टू एन एंड, मतलब जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हो जाएगा तब उसके बाद एक एंड प्रोसेस पे जाके वो ह्यूमन कैपिटल बनेगा। लेकिन डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज में होता है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक एंड स्टेज है। फिर क्या कह रहा है, ह्यूमन कैपिटल इज मीन्स in the sense of consisting of skill and used in the process of production. It consists of know-how, abilities and expertise used is input in the production activity. वो जानता हो, समझता हो कि कैसे उसके स्किल को, उसकी नॉलेज को एक इनपुट की तरीके से यूज किया जा सकेगा प्रोडक्शन एक्टिविटी में। क्लियर है बच्चा? Human development is an end itself. It refers to the development of individual as valuable personality by acquiring good education and attaining good health. मैंने क्या बताया, ये सिर्फ एक इनिशियल फेज है। जब आपकी एक हेल्थ अच्छी हो, आपके पास प्रॉपर एजुकेशन हो, आपका माइंड अच्छा हो, आपका डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन आप अभी भी ह्यूमन कैपिटल नहीं बने, क्योंकि अभी आपके अंदर कोई स्किल्ड नहीं आया। जब तक स्किल ना आए तब तक ह्यूमन कैपिटल नहीं बनता, ये बात याद रखिएगा। पॉइंट पे बच्चा अगर हम बात करें तो हमसे क्या कह रहा है, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल को और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ निर्भर करती है। जरा सी ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है, आपके माइंडसेट में चेंज आने लगता है, आपकी मेंटल स्टेट चेंज होने लगती है और आप ग्रोथ के बारे में सोचने लगते हैं। आप इतनी जल्दी अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज फील नहीं कराते हैं। देखिए क्या कह रहा है जरा एक बार, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट अ चेंज इन द इमोशनल एंड मेंटल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। आज के समय में हर पेरेंट्स अपने लड़की हो या लड़की दोनों की एजुकेशन पे बराबर खर्च कर रहा है। बच्चा ये क्यों हो रहा है? पहले के समय में महिलाओं को ज्यादा पढ़ने का अधिकार ही नहीं होता था। बच्चा 7% भी हमारे देश में फीमेल एजुकेशन रेट नहीं था, पर आज जितने बच्चे स्कूल में लड़के हैं उसने या उससे ज़्यादा ही कहो लड़कियां स्कूल जाती हों और पेरेंट्स भी खर्च कर रहे हैं। एक इमोशनल चेंज आया नहीं। पहले के लोग सोचते थे महिलाओं को पढ़ा लिखा के क्या फ़ायदा है, इनको कल को शादी ब्याह करना है, ये जाके अपना कहीं और चूल्हा चौका संभाल। पर आज के पेरेंट्स या आज की जनरेशन में जो नए मदर फादर बन रहे हैं उनका एक माइंडसेट है कि नहीं, हमारी बिटिया भी पढ़ लिख के जॉब करेगी, प्रोडक्शन एक्टिविटी में वर्क करेगी, वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, इसीलिए उसको भी पढ़ाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लड़के को। एक इमोशनल चेंज, एक मेंटल चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, लोगों को चीज़ों को समझने की क्षमता में बदलाव आने लगता है। पहले के जो कंजर्वेटिव अप्रोच, मैं हमेशा कहता हूँ देखिए पहले चलती थी कंजर्वेटिव, मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजड़ों वाली अप्रोच। नहीं, महिलाएं पढ़ के क्या करेंगी, ये घर से बाहर नहीं जाएंगी, इनका तो जन्म सिर्फ चूल्हे चौके के लिए हुआ। इस अप्रोच को आज के समय में ह्यूमन कैपिटल बनने के बाद बाइकआउट किया जा रहा है। अब आप लोग मुझे खुद एक बात बताओ, पहले के समय में आपने खुद अपनी बुकों में इतना कुछ पढ़ा होगा जातिवाद सिस्टम के बारे में, तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम हिंदू हो, हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम बनिए हैं। इतना वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी? मतलब जो अपर कास्ट वाले थे वो लोअर कास्ट की परछाई पड़ जाती थी तो जाके नहाना प्रेफर करते थे, हाँ या ना। उनको मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, उनको शिक्षक संस्थानों में पढ़ने की अनुमति नहीं थी, या पढ़ते थे तो वो क्लास के बाहर बैठते थे। ठाकुर पंडित बनियों के बच्चे आगे बैठ के पढ़ रहे हैं और ये एससी एसटी आज के समय में कैटेगराइज हैं, उनको स्कूल के विचारों के बाहर छोड़ा जाता था। इनफैक्ट आपको बताऊं कि हमारे देश में जिन्होंने भारत का संविधान लिखा उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है एजुकेशन के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भीमराव अम्बेडकर की। वो एक एससी कम्युनिटी से बिलोंग होते थे, हरिजन थे वो, और उनको स्कूल में पढ़ने के लिए टीचर तक इतना भेदभाव, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे एक शिक्षक इतना भेदभाव कर सकता है किसी बच्चे के साथ कि तुम अपर कास्ट में हो तो अंदर बैठो, तुम लोअर क्लास में हो तुम क्लास के बाहर बैठो। बच्चा इतना बड़ा ड्रॉबैक था। ये एक मानसिकता कंजड़ों वाली थी या नहीं थी? पर आज के समय में ऐसा नहीं है। आज आप लोग स्कूल जाते हैं, क्या आप अपने फ्रेंड का नाश्ता या लंच बॉक्स शेयर करने से पहले आप उससे उसकी जाति या धर्म पूछते हैं कि भाई तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो? नहीं, आप लोग सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है स्कूल में यूनिफॉर्म होने का। बताइए अभी रिसेंटली आप इस स्टेज में, इस दौर में आके भी
हम लोग ऐसे मुद्दे सुनते हैं, आपने सुना होगा हिजाब के ऊपर बात चल रही है, गमछे के ऊपर बात चल रही, कुछ मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि हिजाब हमारा अधिकार है, हम कॉलेज में हिजाब पहन के जाएंगे, वहीं पर कुछ हिंदू लोग कह रहे हैं कि हमें गमछा पहन के जाना है, हमारा ये है। भाई क्या बेवकूफ़ी है यार, आप लोग 11-12 तक ज़िंदगी के 15 साल तक स्कूलों में पढ़ के आए और आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई कि स्कूल में एजुकेशन या किसी भी शिक्षक संस्थान में यूनिफॉर्म का एक सिंपल सा मतलब है कि आप सब इक्वल हैं, ना आपके पिताजी ज़्यादा रईस है ना आपके पिताजी कम रईस है, वहाँ पर आपको एक समान भाव से देखा जाता है। इसीलिए ताकि आप लोगों के अंदर ये ऊंच नीच जातिवाद का माइंडसेट डेवलप ना हो। फिर भी इसके बावजूद आज आप इन बातों पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या हम अपने देश की तरक्की में कोई फ़ायदा कर पाएंगे? क्या हम कोई इन्वॉल्वमेंट दिखा पाएंगे? अरे कॉलेज इंस्टीट्यूट है, सबसे बढ़िया काम है कि हायर एजुकेशन के जितने कॉलेजेस हैं, जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक है कि भाई आपकी यूनिफॉर्म फिक्स है, वैसे हायर एजुकेशन में भी यूनिफॉर्म फिक्स कर दो। आपको सबको पहन के आना है, अगर स्कूल जाना है कॉलेज जाना है तो ये यूनिफॉर्म पहन के जाइए। हिजाब गमछा बाहर जाके गले में डाल के घूमो, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कॉलेज में आने के बाद आप अपने धार्मिक वस्त्रों को निकाल के ही आएंगे, नहीं तो आपके यहाँ कॉलेज में कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा जो जीआईसी स्कूल होता है उसमें लिखा भी होता है शिक्षार्थी आए सेवार्थी जाए, मतलब जिनको हकीकत में शिक्षा ग्रहण करनी है वो आइए, और जो स्कूल सेवा कराने के भाव से जा रहे हैं कि हमारे पिताजी बहुत रईस है, बेटा जाओ टाटा बाय बाय, आपकी आवश्यकता ऐसे सिस्टम को नहीं है। यहीं पर ये कह रहा है कि एक इमोशनल माइंडसेट, एक इमोशनल इन्वायरमेंट में चेंज आया, बिकम कंडक्टिव टू द ग्रोथ ऑफ पीपल, टेंड टू एक्वायर ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड एस्पिरेशन। आज लोग ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड रख रहे हैं, आज लोग एस्पायर कर रहे हैं खुद को कि हमें उनके जैसा बन के दिखाना है। हमारे देश में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं हमेशा मानता हूं अगर कोई रहे तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी और APJ अब्दुल कलाम रहे हैं। कभी आप इनके लेक्चर, इनके भाषण को सुनिए, इन्होंने उस समय में हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है कि शायद हम अपनी इतनी रिसोर्स होने के बावजूद भी कुछ ना कर पाएं, है या नहीं? ये एक इंस्पिरेशन, एक माइंडसेट चेंज हुआ। क्या मटेरियल एनवायरनमेंट बिकम हेल्पफुल टू ग्रोथ एज द सोसाइटी नाउ प्रोसेसिंग हायर नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कर टू इंप्लीमेंट द प्लान एंड प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और जितने ज़्यादा ट्रेंड और स्किल्ड वर्कर होंगे इससे अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ का प्रोसेस भी बढ़ेगा। हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, output per unit, specialized engineer and skilled worker can certainly handle machines better than the other। देखिए जो एक स्किल्ड वर्कर है, अब मान लीजिए आप बीटेक एमटेक करके किसी कंपनी में जॉब पे लगे, अब आपने जिस फील्ड में बीटेक किया है, एमटेक किया, अब आपने केमिकल में किया है या मैकेनिकल में किया है, वो आपकी, पर जब आप जाएंगे उस फील्ड में काम करने तो आप उस चीज़ में ऑलरेडी वेलवर्स होंगे। अब मुझे कोई एक बड़ी सी मशीन दे दी जाए और कहे जाओ इसमें जाके काम करो, प्रोडक्शन करो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं कि वो मशीन कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से क्या होगा। लेकिन जो आदमी उसकी पढ़ाई करके आया है, जो उस फील्ड में मास्टरी हासिल करे हुए हैं, वह देख के तुरंत पहचान जाएगा कि हाँ अच्छा ऐसा, तुरंत अभी ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना। मैं एक कहानी बच्चों को सुनाता हूँ इस चीज़ में कि बच्चे, एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने करोड़ों की मशीन बनाई और वो मशीन अचानक से ख़राब हो गई। अब भैया उस क्षेत्र में बड़े बड़े इंजीनियर आए, वो देखे, पूरी कोशिश कर ली, जहमत लगा ली, पर वो सही नहीं हुई। इसके बावजूद मशीन चल के नहीं दी। अब उन्होंने एक नॉर्मल लेबर को बुलाया, एक रिपेयर मिस्त्री टाइप का था, वो आया, उसने देखा और एक हल्का सा हथौड़ा मारा और मशीन चल पड़ी। उससे कहा कितने रुपए? कहता है 1000 रुपये। कहता एक हथौड़ा मारने का 1000 रुपये? कहता नहीं सर, हथौड़ा मारने का तो मात्र 1 रुपया है, लेकिन 999 इसलिए कि किस जगह हथौड़ा मारना है। ये एक स्किल्ड है, ये कोई और कहानी नहीं, एक राज बब्बर जी की मूवी है, कभी आप जाके यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा। अब अभी एक और एग्जांपल बताऊं कि एक वेब सीरीज आई है अमेजॉन प्राइम पे, फर्जी। अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें वो नकली नोट के बारे में पूरी की वेब सीरीज बनाई गई, किस तरीके से नकली नोट प्रिंट होते हैं, चलन होता है, सब कुछ है। अब शाहिद कपूर ऐसा नकली नोट बना देता है कि लोग पहचान नहीं पाते, सिस्टम तक नहीं पकड़ पाते। लेकिन वहीं आरबीआई में एक लेडी काम करती हैं, वो जाके जब एक रेस्टोरेंट में जाती है, उनको वो नोट मिलता है, वो ऐसे पकड़ती है, हाथ से तुरंत समझ जाती है कि ये कंटरफाइड नोट है, मतलब ये एक नकली नोट है, मतलब आइडेंटिकल हू बहू। वो कुछ कहते हैं उसको सैंडविच नोट टाइप का था, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी वेबसाइट। ये स्किल्ड है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आप फिजिकल कैपिटल को किस तरीके से यूज करना है, अगर ये पता होगा तो आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ के आएगी और आउटपुट में भी वृद्धि मिलेगी।
थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा, इनोवेटिव स्किल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट इनोवेशन, द अंडर करंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, larger the number of skilled and trained person, greater the possibility of innovation। जितने ज़्यादा स्किल्ड वर्कर होंगे उतना ही वो नया नया आइडिया को वर्क करेंगे, नए नए इनोवेशन को दिखाएंगे और इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। इसके बाद बच्चा आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी बाय इनहेंसिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लेबर फोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंड्यूस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बट जैसे जैसे स्किल डेवलप्ड होंगे आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के रास्ते भी उतने ही ज़्यादा विकसित होते जाएंगे। जब आप कहीं कंपनी में लगते हैं एज अ फ्रेशर तो आप 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं, पर जब आप 1-1.5 साल उसमें काम कर लेते हैं, आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाता है, आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है, तो आप सीधा 25 से 30% की हाइक पर दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं और आपको ईजिली काम भी मिलता है और ज़्यादा वेज रेट भी मिलती है। हाँ या ना, यही यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंक्रीज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और सिंपली द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स। क्या कह रहा है बच्चा, जितने अभी लेबर फोर्स काम कर रही है, अब इनके पास भविष्य में जब ये स्किल्ड बन जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की रेट या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है फिर, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जनरेट द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन इंडिया। और जब हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर फोर्स या हायर एम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा इकोनॉमी में तो एक इक्वालिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चा, एक जरा ये चेन इफेक्ट है, ये अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करिएगा। क्या, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इससे क्या होगा, बेटर एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। इससे क्या होगा फिर, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बच्चा तो इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ, और अल्टीमेटली जब जीडीपी ग्रोथ करेगा तो हायर लेवल ऑफ इनकम लोगों को मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, हाउस होल्ड के पास एक अच्छा सोर्स, एक अच्छा फॉर्म होगा अर्निंग के रूप में। जब अर्निंग ज्यादा होगी तो हाउस होल्ड एजुकेशन और हेल्थ पर ज्यादा खर्च करेगा, अल्टीमेटली स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी डेवलप करेगा। क्लियर है, ये एक चेन इफेक्ट याद रखिएगा आप। फिर आती है बात प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहली समस्या है बच्चा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ी समस्या है ह्यूमन कैपिटल के रूप में। रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। दिस इज बिकॉज इट रिड्यूस पर हेड एबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी रिलेटिंग टू द हाउसिंग एंड सैनिटाइजेशन, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम, हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन एंड पावर सप्लाई। देखिए रिसोर्सेज लिमिटेड है और हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन भी इतनी रहे कि वो रिसोर्स सबके लिए एक इजी अल्टरनेटिव के रूप में अवेलेबल है, पर पॉपुलेशन एक्सेसिवली बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कगार पे है। बढ़ती हुई आबादी, बत्ती गॉन इंडिया ऑन। ऐसे में बच्चे क्या सबको रिसोर्स बराबर मिल पाएगी, क्या सबको अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की बराबर मिल पाएंगी। आज के समय में एक जॉब की 1000 वैकेंसी निकलती है और उसमें आवेदन करने वाले लाखों हो जाते हैं। यूपीएससी का एक एग्जांपल लेता हूं, हर साल 700 से 800 जॉब यूपीएससी ऑफर करता है, पर हर साल 7 से 8 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। उसके बाद 4 से 5 लाख लोग हर साल एग्जाम में अपीयर होते हैं। फिर उन 4 से 5 लाख में से प्री में मात्र 10 से 12 हज़ार सिलेक्ट होते हैं और उन 10 से 12 हज़ार में से मात्र 3 से 4 हज़ार लोग इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू के बाद 700 से 800 लोगों को सिर्फ जॉब मिलती है। मतलब समझिए कि 1 से 1.5% का भी एम्प्लॉयमेंट ग्रास्पिंग रेट नहीं है, लोगों को ईजिली एम्प्लॉयमेंट 1.5% लोगों को भी नहीं मिल पा रही है। तो फिर इससे क्या समझ आ रहा है कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स कम होता चला जाएगा, जो एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में अपने आप में बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्रिएट करेगा। थर्ड नंबर पर बच्चा ब्रेन ड्रेन। ये बहुत खूबसूरत टर्म मुझे लगता है अगर हम इसके ऊपर काम कर लें, बट सॉरी टू से दैट कि हमारे देश में लोग इस पर काम ही नहीं करना चाहते। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं पीएचडी में साइनोप्सिस के लिए ब्रेन ड्रेन का टॉपिक जब लेके गया तो मेरे कॉलेजों में जो मेरे गाइड वगैरह के साथ के थे उन्होंने कहा ये कोई टॉपिक ही नहीं है, आप ब्रेन ड्रेन रोक ही नहीं सकते। अब मजबूरनवश हमको तो टॉपिक बदलना पड़ गया, पर इसी मानसिकता के साथ यही विचारधारा बहुत सालों से चलती आ रही। अगर हम ब्रेन ड्रेन को रोक लें तो सोचिए हमारे देश में कितने मिलेनियर, कितने मल्टी मिलेनियर जो आज विदेशों में जाके स्टैब्लिश हैं, एक बिजनेस हाउस क्रिएट करे, वो हमारे देश में अगर स्टैब्लिश होते तो कितने लोगों को रोजगार देते। बच्चा वर्ल्ड वाइड
भारत के सबसे ज़्यादा लोग हैं जो विदेशों में जाके मल्टी मिलेनियर बने बैठे हैं, वो फॉरेन में काम कर रहे हैं। अगर वो यहाँ इंडिया में रहते तो शायद आज हमारे देश की तस्वीर एक अलग होती। आपको बताऊँ, नासा में जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उसमें से 40 से 50% ऐसे हैं जो भारतीय ओरिजिन के हैं। इनफैक्ट नासा ने अभी मंगल पर एक रोवर लॉन्च किया था, उस रोवर को बनाने वाला साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन का था, उस रोवर को हैंडल करने वाला साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन का था। क्यों? ये सब इसलिए चले गए कि भारत में इनको लगा कि जो अपॉर्चुनिटी, जो माइंडसेट, जो लाइफ स्टाइल ये डिजर्व करते हैं वो इंडिया में इन्हें नहीं मिल पाएगा। अगर हम इस लेवल पे काम कर लें कि लोगों को जो चाहिए उन्हें ये फील आए कि हमारे देश में ही हमें वो मिल जाएगा, तो बच्चा कोई अपने परिवार को छोड़ के विदेश में काम करने क्यों जाएगा, है या नहीं? पर हम लोग इस पर वर्क करना ही नहीं चाहते हैं। मजबूरनवश हमको भी पीएचडी में अपना टॉपिक बदलना पड़ा। देखो क्या कह रहा है, माइग्रेशन ऑफ पर्सन्स बोर्न एजुकेशन एंड ट्रेन्ड इन इंडिया टू डिप्लॉय कंट्रीज इन द सीरीज। अब देखिए ब्रेन ड्रेन को एक बार समझ लो। लोग भारत में पैदा हुए, भारत में एजुकेशन ली, भारत में अपनी बुद्धि को डेवलप किया और उसके बाद जब नौकरी बजाने की बात आई तो उन्होंने किसी और कंट्री को ऑप्शन चुना और वहां जाकर डॉलर में कमाने के लिए लग गए। ये फिर एक बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे देश की इकॉनमी में कि भारत के इतने बड़े बड़े डेवलप्ड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आज किसी और देश में, किसी और देश की इकॉनमी में जाके ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी के लिए काम कर रही हैं। बेटा आप कभी गूगल पे जाके सर्च करना, जितने बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, कहीं ना कहीं इनके सीईओ, इनके सीएफओ या कोई इनका इम्पोर्टेंट पदाधिकारी भारत रिलेटेड ओरिजिन से ज़रूर होगा, पर ये काम किसी और देश के लिए कर रहे हैं, ये इकॉनमी में पार्टिसिपेट किसी और देश की कर रहे हैं। अगर ये इंडिया में होते तो कितना बड़ा योगदान होता, नहीं होता, कितने लोगों को ये रोजगार दे सकते थे। पर हम लोग इस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। जो जिसको जाना है वो तो जाएगा। अबे क्यों जा रहा है? अगर इस चीज पे समझ के काम हो जाए तो हम ब्रेन ड्रेन को ना रोक पाए। अगर ब्रेन ड्रेन रुक जाए तो सोचिए भारत में कितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। पर हम लोग इसके लिए गांधी जी के वो बंदर बने बैठे हैं जो देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर फिर भी कुछ करना नहीं चाहते हैं। ये एक रूढ़िवादी अप्रोच है कि जिसको जाना है वो तो जाएगा। पे भाई व्यक्ति मजबूरी में कोई काम करता है, किसी को शौक नहीं है अपना घर परिवार छोड़ के किसी और मुल्क में जाके कमाने का, पर उसे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी, जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को डिजर्व करता है उसे इंडिया में नहीं मिल पाएगा। अगर हम उसे वो चीज़ यहीं दे दें, उसकी वर्क के लिए उसको कॉम्पिटेंट वेजेस यहीं मिल जाए, तो वो क्यों जाएगा किसी और देश में? बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चा हमारा, नॉट इनफ एफर्ट हैव बीन मेड टू मेंटेन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ बैलेंस ऑफ every rising labor force in the country. As a result, India is facing an explosive problem relating to the graduate unemployment. भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। मैं अभी आपको बता रहा था ना कि ग्रेजुएशन करने के बाद बीकॉम, बीसीए, बीए करने के बाद बउआ कुछ बनो या ना बनो, तुम एक चीज़ जरूर बन जाओगे, वो है बेरोजगार। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स की ही हमारे देश में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मैं अभी बता रहा था आपको, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत अच्छा एक स्कोप है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पर ये अपने आप में एक इनसफिशिएंट फैक्टर है जो पर्याप्त मात्रा में भारत में अवेलेबल नहीं है। प्राइमरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अल्टीमेटली इट हैज नॉट रिसीव ड्यू अटेंशन इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल स्किल। बच्चा, जो हमारी इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा बैकबोन है, हम उसी के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ या ना? हम उसमें प्रोफेशनल स्किल्ड वर्कर्स के लिए कोई भी योगदान नहीं कर पा रहे। कौन आदमी होगा कि भैया तुम खेती करना सीखो, हम तुम्हें पैसा भी देंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ही नहीं, तो कहां से बेनिफिट मिल पाएगा इसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? क्लियर है बच्चा? आगे देखो क्या कह रहा है बच्चा, एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। शिक्षा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए क्या कह रहा है, एजुकेशन इंप्लॉयज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग बेसिकली इन स्कूल एंड कॉलेज। अगर आपको एजुकेशन को ऐसा बना दिया जाए कि स्कूल कॉलेज में ही उनके अंदर एक हुनर, एक स्किल डेवलप्ड होगा तो कितना अच्छा हो। और प्राइमरी एजुकेशन पर तो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसीलिए बच्चा अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक टर्म आया है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मतलब एक स्किल्ड लोगों के अंदर, उन स्टूडेंट्स के अंदर शुरुआत से डेवलप किया जाएगा कि एटलीस्ट जब वो इंटर करके बाहर निकले तो वो बेरोजगार ना, उनके अंदर एक स्किल्ड हो जिसको वो यूज करके एटलीस्ट अपने सर्वाइवल भर का तो कमा सकते हैं।
एजुकेशन इज द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज. हाउएवर कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, वर्ल्ड स्प्रेड एजुकेशन इन इंडिया हैज नॉट बीन सो इनकरेजिंग. बच्चा जैसे वर्ल्ड में शिक्षा का विकास हो रहा है, भारत में इतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है. फिर इवन लिटरेसी रेट इन कंट्री टू बी अ वेरी लो. बच्चा भारत में कॉन्टिन्यूसली लिटरेसी रेट अपने आप में बहुत लो रहता है. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, barely 74.0% ऑफ पॉपुलेशन लिटरेट एज अगेंस्ट टू 90% लिटरेसी रेट डेवलप्ड कंट्रीज में है. हमारे देश में अभी भी 100 में से 75 लोग ही हैं जो एजुकेटेड. बढ़ा है पर जिस लेवल का बढ़ना चाहिए उस लेवल पर अभी भी मजेदार ग्रोथ नहीं है. इसी के लिए सरकार बहुत खर्चा कर रही है. इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन. सबसे पहले क्या कह रहा है बच्चा, एजुकेशन प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा एक कंट्री का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होता है, पर वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद ब्रेन ड्रेन भी हो जाता है. फिर इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बच्चा वो साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के लिए काम करता है. इट फैसिलिटेट यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री. जितने भी ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स है उनको इस तरीके से यूज करता है जिससे कंट्री का विकास हो सके और इकोनॉमी भी डेवलप हो सके. इट एक्सपेंड मेंटल होरिजन ऑफ अ पीपुल. बच्चा एजुकेशन से लोगों के मानसिक विकास में तरक्की होती है, उनकी मानसिक क्षमता बढ़ती है. इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन्स. इट डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी. बच्चा ओवरऑल एजुकेशन से एक शिक्षित व्यक्ति एक अच्छी पर्सनैलिटी कैरी करता हुआ निकल के आता है जो देश हित में बहुत काम करता है. नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ. अब सरकार की क्या आवश्यकता है एजुकेशन एंड हेल्थ में इंटरवेन करने की, जरा इसको भी समझ लीजिए. पहला, द सेक्टर नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद वेरी हाई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर. ये सेक्टर बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट को चाहता है और इसमें बहुत हाई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी है. प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं करेगा, इसीलिए सरकार को ही आगे आके करना पड़ेगा खर्चा. इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट प्राइवेट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन अनलेस दे आर अलाउड टू रिकवर देयर ह्यूज कॉस्ट थ्रू ह्यूज प्रॉफिट. अब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, अगर आपको कभी कुत्ता काट ले तो 1 रुपए की पर्ची बनती है जिसमें टिटनेस और रेबीज का पूरा कोर्स इन्वॉल्व रहता है. इनफैक्ट मेडिसिन भी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी. पर बउआ कभी जाना कुत्ता कटवाना और फिर जाना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में. सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उन्होंने इसको कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बना लिया. अगर ना तुम्हारा 25 से 30 हज़ार रुपये का बिल बना के वो कंप्लीट भेजे तो बात की बात रही. कुत्ते के काटने के साथ साथ तो तुमसे फलाने ढिमाके के एक्सरे, ये टेस्ट वो टेस्ट, बहुत कुछ करा डालते हैं. एक मैंने साउथ की मूवी देखी थी 5 रुपये वाला डॉक्टर. भाई साहब उसमें वो बहुत सही बात कहता आप में से यहाँ जितने बैठे कितनों को बीमारी नहीं, सब लोग हाथ कर कहते जाके एक बार प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट में मेडिकल कॉलेज में अपना टेस्ट करा लो. आपके अंदर टेस्ट के नाम पे इतनी बीमारियां बता देंगे, इतना डर बैठा देंगे कि आप उनके परमानेंट क्लाइंट बन जाओगे. अब आपको मैं बताऊं कि दांत बनवाने का जो डेंटिस्ट होते हैं वो एक दांत बनाने का मोटा मोटा 10 से 12 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं. मेरे दाढ़ में एक बार दर्द हुआ, मैं एक डेंटिस्ट के पास गया. भाई साहब पहले तो उसने 500 रुपये की हमसे फ़ीस ली और 500 रुपये की फ़ीस लेने के बाद उसने मुझे ये बताया कि मैं कैसे डरूं. मेरे दांत में यहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन है, मेरे पास ये फलाना है, ये इस दांत में ये, इस दांत में वो. भाई साहब उसने एक दांत का मुझे बताया 15,000 रुपया और 5,000 रुपये उसने अलग बताया कि अगर कैपिंग से काम नहीं चला या अगर ये नहीं हुआ तो 5,000 और जोड़ लीजिए कि हमें ये करना पड़ेगा. मतलब मोटा मोटा 20,000 रुपये का खर्चा उस डेंटिस्ट ने हमको बता के धर दिया. अब हम सोच रहे थे कि दांत सही कराने में इतना खर्चा है तो इससे बढ़िया तो उखड़वा ही दें. अगर सोचो कोई आदमी अपने 32 दांतों में समस्या लेके डॉक्टर के पास जाए तो बउआ उसे मोटा मोटा 6,40,000 रुपये एक जबड़ा सही कराने के लिए देना पड़ेगा पूरा. सोचिए एक इतना ज़्यादा रिसोर्स को कस्टमर को नोचने का तरीका बना दिया कि इसीलिए कहा जाता है कस्टमर इज इक्वल टू कस्टमेमर, अर्थात कस्टमर. जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी प्राइवेट एजुकेशन सेंटर हैं या हेल्थ इंस्टीट्यूशन, ये बिल्कुल निचोड़ खाते हैं. इसीलिए सरकार को इसमें इंटरवेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. आगे देखिए क्या कह रहा है. पीपल इन पुअर कंट्री लाइक आवर कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ.
हमारे देश में ये जो इतनी हाई एजुकेशन और हेल्थ की कॉस्ट है, बहुत सारे गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, जिससे वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही बने रह जाते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अच्छा, उससे पहले एक चीज याद रखिएगा, यहां पर ये जो आपको नाम दिख रहे हैं ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। जैसे एनसीईआरटी, आपके टीचर्स कहते होंगे ना एनसीईआरटी पढ़ो, एंड में क्या, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट इज बेसिकली इंगेज इन डिजाइनिंग द टेक्स्ट मटेरियल अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल। जो 12th तक की एजुकेशन में इंगेज रहता है वो एनसीईआरटी होता है। फिर यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपकी हायर एजुकेशन, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर काम करता है। फिर आता है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचिंग, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बच्चा ये टेक्निकल एजुकेशन पर वर्क करता है। फिर आता है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भारत में हेल्थ एंड एजुकेशन में काम कर रही हैं गवर्नमेंट के अंडर में। अच्छा, जरा एक बार इस टेबल को देखिए, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल 50 से 51 तक हमारे पास सिर्फ इतने थे, लेकिन 15 से 16 में अब ये कितने बढ़ चुके हैं, 12 से 70 लाख हो चुके हैं, 12.70 लाख। फिर सेकेंडरी एंड हाई स्कूल बच्चा, जब हम लोग 50 to 51 की बात करें तो 7.4 थाउजेंड पूरे इंडिया में थे, अब 5.2 लाख पूरे इंडिया में है। यानी कि डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ है। कॉलेजेस बच्चा 578 और आज के समय में 39,071 कॉलेज इंडिया में वर्किंग हैं। यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें बच्चा, पहले सिर्फ 27 थी, आज 799, मतलब अप्रोक्सीमेटली 800 यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चा, पहले सिर्फ 19.5 लाख मोटे मोटे आप मान के चलिए काम कर रहे थे, पर आज 17 करोड़ लोग हैं जो प्राइमरी और मिडिल पर एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम हायर और सेकेंडरी लेवल की बात करें तो बच्चा जो पहले 15 लाख थे अब बढ़ के 3.2 करोड़ लोग हैं। फिर क्या कह रहा है, हायर एजुकेशन में 3.6 लाख थे, वो आज 346 लाख लोग हैं एजुकेशन एक्वायर कर रहे हैं। बच्चा फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। आज भी एजुकेशन एक चैलेंजिंग प्रोपोजिशन बना हुआ है। Focus on education has tremendously increased over time. It is encouraging to note that nearly 96.5% children are now the school goer. अब 100 में से 96 लोग कम से कम बच्चे को स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं। But the backdrop of this state, there is bitter truth. इसके साथ एक कड़वा सत्य भी ये जुड़ा है बच्चा। Despite the constitutional provision for free and compulsory education for the children between the age of 6 to 14 year, quality of education and infrastructure continue to be a disappointing। मतलब बच्चा जो हमारे संविधान में कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री हेल्थ और एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसके लिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप कभी गांव वगैरह के प्राइमरी स्कूलों में जाके देखिएगा, सरकार पैसा खर्च करे, नो डाउट इसमें कहीं कमी नहीं कि सरकार सरकारी स्कूलों में खर्चा नहीं करे, पर बेटा प्राइवेट सेक्टर ने शिक्षा को आज के समय में एक व्यापार का जरिया बना लिया है। क्या किया है कि प्राइवेट सेक्टर इस तरीके से करप्शन को फैला रहा है कि वह गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूलों को उस लेवल पर डेवलप ही नहीं होने देना चाह रहा, क्योंकि अगर वो डेवलप्ड हो गए तो प्राइवेट सेक्टर की रोजी रोटी कहाँ से चलेगी एजुकेशन में। MBBS के लिए अगर बच्चा किसी प्राइवेट कॉलेज में चला जाए तो 50-50, 60 लाख सीट की डोनेशन लग जाती है और फिर 1 से 2 करोड़ पूरी पढ़ाई का खर्चा आ जाता है। अगर इस लेवल पर प्राइवेट सेक्टर वहाँ से पैसा कमा रहे हैं तो वो क्यों गवर्नमेंट सेक्टर को डेवलप होने की, यहीं पर सबसे बड़ा रोल आता है करप्शन का। आपको बताऊँ ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो इंडिया में आज भी वर्किंग है, गवर्नमेंट टीचर हैं, पर वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी जगह पर जैसे सरकार उनको 40 से 60 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये तक सैलरी मिलती है, मोटा मोटा माने 60 हज़ार सैलरी मिल रही, उन्होंने एक बंदा पकड़ा, उसे 20 हज़ार रुपये महीना दे रहे हैं, वो उनके बिहाफ पे जाके उस ग्रामीण कॉलेज में या ग्रामीण स्कूलों में जो गांव देहात में स्कूल खुलते हैं वहाँ पर साइन करता है, बैठा रहता है, उसे खुद पढ़ाना कुछ नहीं आता, बच्चे आते हैं, बैठते हैं, ऐसे खेल कूद करके चले जाते हैं। कहाँ से प्राइमरी एजुकेशन या सरकारी कॉलेजेस में ये एजुकेशन डेवलप्ड हो पाएगी? आप खुद बताइए कि जितने बड़े बड़े ये नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, क्या इनके खुद के बच्चे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं? एक फिर मैं कहूँगा, एक मूवी जो मैंने बताई थी ना, 5 रुपये वाला, डॉक्टर साउथ की मूवी, उसमें बहुत अच्छी बात ये कही गई, अगर हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल और स्कूलों को डेवलप करना है तो सबसे पहला एक काम कर दिया जाए, जितने ये नेता और मंत्री हैं इन सब के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ेंगे या गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये नेता और मंत्री के घर में या इनकी बॉडी में कोई भी अगर दिक्कत आती है, इनका खुद का इलाज होता है, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराएं।
तब शायद हम मैच कर पाएँ कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्कूल और हॉस्पिटल हैं उनका स्टैंडर्ड आज प्राइवेट सेक्टर के लेवल पे आ पाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा करप्शन इस क्षेत्र में बढ़ चुका है और लोगों को आज के समय में शिक्षा से बड़ा व्यापार का सूत्र कोई नहीं दिख रहा है। बच्चा आपने देखा होगा एजुकेशन के नाम पर ही बायजूस जैसी इतनी बड़ी कंपनी है ये इस्टेब्लिश हो गई व्यापार। अब बायजूस की आप खुद जाके गूगल पर सर्च करिए, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ देखो इस चैप्टर को मैं इसीलिए कहता हूँ बहुत खूबसूरत चैप्टर है। अगर आप इसको रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी जो इकोनॉमी में हो रही हैं। बच्चा बायजूस इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेड प्रैक्टिस को अप्लाई कर देता है। वो बायजूस की वेबसाइट पर कभी कुछ सर्च करने जाओ, पहली चीज़ जो अगर कुछ गूगल पे नॉर्मल सकते हो वो बायजूस की डेटा मिलेगा। अगर एजुकेशन से रिलेटेड है वेबसाइट टॉप पे आ जाती है, उसमें जाओगे। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो पहले अपना नंबर और वेबसाइट से ईमेल आईडी से लॉगिन करो। उसके जस्ट आधे घंटे बाद भैया आपके पास फ़ोन आ जाएगा, सर मैं बायजूस से सेल्स ये बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, क्या आप ये तैयारी कर रहे हैं क्या आप वो, क्योंकि उन्हें पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूलों में सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में मार्केट में हैं। अब उन्होंने इसको मार्केट बना दिया। अब क्या है, हाँ है, अब वो कहेंगे हम आपके बच्चे का एक टेस्ट लेना चाहेंगे सर, स्कॉलरशिप टेस्ट है, उससे पता चल जाएगा आपके बच्चे का माइंडसेट क्या है और फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। अब वो आएगा टेस्ट देंगे भैया, बायजूस का वो टेस्ट हम आपको गारंटी बता रहे हैं जिस लेवल का वो बना के लाते हैं कोनो बच्चा ना कर पाए, ज़्यादातर बच्चे उस टेस्ट में फेल होते हैं। अब वो पेरेंट्स के दिमाग से खेलते हैं क्योंकि पेरेंट चाहता है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देना। सर आपके बच्चे का मैथ बहुत वीक है, आपके बच्चे की रीजनिंग बहुत वीक है, आपके बच्चे का ये बहुत वीक है। वो इस कदर पेरेंट्स को डरा देते हैं, सर आप एक काम कीजिए हमारा ये कोर्स इस बच्चे को दिलाइए, देखिए हमारे में ये, वो अपने कोर्स को बेचने के लिए इतना ज़्यादा मेंटली पेरेंट्स को डिप्रेस कर देते हैं कि वो मजबूरन 40-50 हज़ार का कोर्स खरीदते। अब ये क्या है, एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो गई, वही रिकॉर्डेड वीडियो दूसरे साल दर साल सप्लाई किए जा रहे हैं। मैंने खुद बायजूस का यूपीएससी का कोर्स लिया था, भाई साहब इतना घटिया पढ़ाने वाली फैकल्टी और इतनी घटिया टीचर थे। बच्चा उस समय में खुद होम ट्यूशन पढ़ाता था, मैंने बायजूस का 4,000 रुपये की किस्त बनवाई थी, लेकिन वो किस्त पूरी तरीके से बर्बाद गई। इनफैक्ट जो मेरा कोर्स कन्वेनर थे जिनके थ्रू मैंने उनको फ़ोन करा, कितनी बार उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कोई गोस्वामी करके थे, मुझे आज भी नाम याद है। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप मेरा सब्सक्रिप्शन रोक दीजिए। कहते नहीं अब तो हो गया है। हर मंथली मेरे अकाउंट से 4,000 की किस्त जाती। मैंने 55,000 रुपये का टोटल कोर्स खरीदा था और कैसे मैंने वो पैसा पे किया मैं जानता। उस समय मात्र 1200 से 1500 रुपये की 3-4 होम ट्यूशन पढ़ाता था। वो पैसा दे दे के मैं इतनी मेहनत से कमाता था, उसके बावजूद बायजूस ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है बच्चा प्रॉफिट का, और इसीलिए ये हरामखोर लोग गवर्नमेंट सेक्टर को डेवलप्ड ही नहीं होने देना चाह रहे इसमें, या ये जानबूझ के पैसा खिला खिला के जो रूट लेवल पे काम करने वाले हैं उनको पीछे रखते हैं कि ये गवर्नमेंट सेक्टर हेल्थ और एजुकेशन में इतना डेवलप ना हो कि प्राइवेट की बराबरी कर ले। क्यों आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं? भाई बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, बढ़िया एकदम झाड़ू पोछा चीकू टाइट दीवारें चमक रही हैं। वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ कोई है ही नहीं। सबसे बड़ी कमी तो हरामखोरियत इंसान के अंदर है। अगर आप गवर्नमेंट के कोई मुलाजिम है तो यार जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया उसे तो अच्छे से करो, हाँ या ना। ऐसे ही ये जेंट साइज कंपनियां धीरे धीरे मार्केट को खा रही हैं और लोगों का शोषण कर रही हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि बायजूस के स्कैम से तो भैया बच के रहिए। बायजूस हर साल डेटा खरीदने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करता है ताकि आपके पेरेंट्स का नंबर मिल सके, उसे पता चल जाए कि इस पेरेंट्स का बच्चा 7वीं 8वीं में है, और उसके बाद तो फिर देखो वो गारंटेड है कि बेच के दिखाएगा। मेरा एक फ्रेंड है बायजूस की सेल टीम में है। जैसे कभी कभी मेरे पास कोई होम ट्यूशन आता है तो मैं व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस लगा देता हूँ। उसने देखा कह रहा भैया पेरेंट्स का नंबर मुझको भेज दो, बस देखो 3 दिन के अंदर ना फिर इनके घर में बायजूस का एक सिस्टम पहुँच जाए। उनको टीचर से ज़्यादा सेल प्रमोशन मार्केट में या एम्प्लॉय को हायर करने में उन्होंने रख रखा। 12-12, 15-15 हज़ार में बायजूस स्टाफ भर्ती कर रहा, बस बेच के दिखाओ। कोर्स उन्होंने एक बार बना लिया, वो टीचर नहीं, वो मार्केटिंग टीम पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, पीआर पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो कहाँ से एजुकेशन डेवलप हो पाएगी? उन्होंने एक प्रॉफिट मोटिव का साधन बना लिया। अब मैं आपको बताऊँ, एक हैं अवध ओझा सर, आप सभी जानते होंगे। मैंने खुद उनका 501 रुपये का कोर्स ले रखा। मेरे पास खान सर का 400 रुपये वाला कोर्स भी है जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी 200 रुपये में पूरी वो कवर करा रहे हैं। ऐसे टीचर हकीकत में मार्केट में भाई साहब भगवान का रूप मानता हूँ मैं इनको। जो ये काम कर रहे हैं शायद ही कोई कर सकता है प्रॉपर। हाँ, अवध सर की एक चीज़ है, सुबह 5 बजे क्लास लेते हैं, पढ़ना है तो उठो। और शिक्षार्थी जीवन में ये होना बहुत ज़रूरी भी है कि भाई आप सुबह उठे। मैं खुद सुबह 5 बजे उठ के उनकी क्लास अटेंड करता हूँ पहले। दूसरा, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देंगे,
पढ़ना है तो उठना पड़ेगा, है या नहीं? सोचो जो करोड़ों रुपए कमा रही हैं कंपनियां, 25-25, 40-40 हज़ार का जो कोर्स बेच रहे हैं, वो ये लोग 200, 300, 500 रुपए प्रोवाइड करा रहे हैं। ये एक एजुकेशन रिफॉर्म लाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बंदे ऐसे हैं जो सही में चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर एक दूसरे लेवल पर हमारे देश में जा सके। उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बीएसटी कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप रेगुलर वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो गारंटी देता हूँ आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। पूरा जैसे कोचिंग में जो पढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। जब सबसे पहला पॉइंट कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ लिटरेट, भारत में सबसे ज़्यादा इलिटरेट लोग हैं, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करने में। इन एडुकेट वोकेशनलाइजेशन, बच्चा शिक्षा सिर्फ और सिर्फ किताबी बेस है, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस नहीं है जिससे एक स्किल डेवलप्ड हो। ऐसी एजुकेशन आज भी हमारे देश में नहीं है। फिर अगर हम बात करें जेंडर बायसनेस, मेल फीमेल, मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया, पहले के समय में फीमेल्स इतनी ज़्यादा एजुकेशन में पार्टिसिपेटिव नहीं होती थी जितने मेल एजुकेशन ग्रहण कर रहे थे। तो एक ये जेंडर बायसनेस है, हमें इसे भी खत्म करना, ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है एजुकेशन में। फिर बच्चा बात कर रहा है रूरल एक्सेस लेवल, बच्चा एजुकेशन का जो एक्सेस लेवल है गांव देहात में वो बहुत ज़्यादा लो है। शहरों में बच्चे जाते हैं, फिर पेरेंट्स उनको इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत से गांव देहात के बच्चे तो जो शहरों में आके पढ़ सके। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देखिए क्या कह रहा है, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ डिस्पैरिटी इन एक्सेस ऑफ एजुकेशन, द एक्सेस लेवल इज कंसिडरेबली लो फॉर द रूरल पॉपुलेशन कंपेयर टू द अर्बन पॉपुलेशन। शहरों में इजीली एजुकेशन अच्छी मिल जाती, पर गांव देहात में ऐसा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन, देयर इज ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बीइंग वेरी एक्सपेंसिव एंड प्राइवेट एजुकेशन हैड टेंडेड टू द वाइडन द गल्फ बिटवीन एक्सेस लेवल फॉर रिचर एंड पुअर। जो रईस हैं वही इसको एक्सेस कर पा रहे हैं और गरीब बेचारे अभी भी उस लेवल की एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे। फिर लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सरकार का भी खर्चा उस लेवल का नहीं है जितना उसे एजुकेशन में करना चाहिए। हाँ, सरकार बहुत सारी मिड डे मील वगैरह योजना चला रही है जिससे कम से कम खाने के लालच में बच्चे एक बार स्कूल तो आए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पर फिर भी जिस लेवल पर चाहिए उस लेवल पर नहीं है। क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ स्पेंडिंग नियरली 6% ऑफ द जीडीपी ऑन एजुकेशन, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैज अराउंड 4 to 5%। सरकार ने प्रॉमिस किया था कि वो 6% कम से कम जीडीपी का एजुकेशन में खर्च करेगी, पर अभी भी सिर्फ 4 से 5% ही है जो खर्च हो रहा है। और इसी के साथ बच्चा हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। इस चैप्टर में मैंने पढ़ाने से ज़्यादा आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ों की जानकारी से अवगत कराने ज़्यादा ज़रूरी समझा है। और याद रखिए इस चैप्टर में यही एक क्रूशियल पॉइंट है। अगर यहाँ से कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन उत्पन्न हुआ या कोई केस स्टडी डेवलप्ड हुई तो आपके अंदर इतना माइंड और मटेरियल, आपके माइंड में इतना मटेरियल होना चाहिए कि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें, आपके अंदर चीज़ों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट की। तब तक के लिए बच्चा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा हो सकता है चैनल को प्रमोट करो। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो मैं फिर कह रहा हूँ बिना सब्सक्राइब और शेयर किए चले मत जाना। टिल देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड।